नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टडी 85 में। तो हमारी जो एग्ज़ाम सीरीज़ चल रही थी उसी में अपने आगे बढ़ते हुए देखें तो हमारा प्रश्न नंबर 61 हमारे सामने आता है। 61 नंबर प्रश्न अपने देखें कि पिस्टन और कनेक्टिंग रोड का कौन सा जुड़ता है। तो इसको ढंग से पढ़ें। तो विच इज़ जॉइनिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को कौन जोड़ता है। तो सबसे पहले सभी भागों का अपना चर्चा करें तो किंग पिन की मैंने पहले ही बात बताया था, ये स्टीयरिंग में होती है साथियों। कहाँ? स्टीयरिंग में। कैम शाफ्ट एक अलग आड़ी टेढ़ी शाफ्ट होती है जिसका काम ऑयल पंप को चलाना और वाल्व को खोलने का काम होता है। रोकर आर्म कुछ इस तरह की एक शाफ्ट होती है जिसका काम होता है वाल्वों को खोलना, और ये पुश रोड के द्वारा चलाई जाती है। हमारे पास बचता है गजन पिन। इसको कैसे खोलेगा? हमें पता है कि हमारे पास ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन बॉस। यहाँ हमारे पास एक कनेक्टिंग रोड स्मॉल एंड, ये बिग एंड हो गया इसका। ये क्रैंकशाफ्ट के सिरे से जुड़ा होता है। इन दोनों भागों को जो जोड़ती है यह कहलाती है क्या? गजन पिन। यह खोखली सेमी स्टील या क्रोमियम स्टील की बनाई जाती है। तो हमारा आंसर आएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62। पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित करना कौन सा है? तो यहाँ इंग्लिश में हमें पढ़ना है, हिंदी समझ में नहीं आएगा कि विच द ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम द पिस्टन, मतलब कि पिस्टन ऊर्जा स्थानांतरण टू क्रैंकशाफ्ट को कौन करता है। सीधी सी बात है कि ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन की ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट तक ऊर्जा को कौन भेजता है। तो हमारे पास ऑप्शन है गजन पिन का तो काम होता है कनेक्टिंग रोड और इसको पिस्टन को जोड़ना। किंग पिन स्टीयरिंग में लगी होती है। कनेक्टिंग रोड यह करेक्ट आंसर रहेगा, कैमशाफ्ट नहीं आएगा। क्रॉस वाले क्रॉस कर दें, सही वाला सही का निशान लगा लें। कनेक्टिंग रोड कैसे करेगी? यह कनेक्टिंग रोड होगी और इसका ये वाला सिरा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। तो ये सही हो जाएगा इसका कि पिस्टन की ऊर्जा क्रैंकशाफ्ट को कौन स्थानांतरित करता है? तो कनेक्टिंग रोड। प्रश्न नंबर 63 देखें। गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने का कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है? मतलब कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कौन बदलता है? रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन होती है वो ये मोशन होती है इस तरह से, इस तरह वाली, और रोटरी होती है ये वाली। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस मोशन को इस मोशन में चेंज करे? तो सभी को ध्यान से देखें, कौन सा आंसर होना चाहिए आपका इसका कि सबसे पहले गजन पिन देखें। गजन पिन कोई मोशन को नहीं बदलता क्योंकि यह सिर्फ पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का काम करता है। किंग पिन बार बार आ रहा है, ये हमारे नहीं काम का। कैमशाफ्ट समय रोटरी मोशन ही होती है। इसका अगर प्रश्न पूछा जाए कैमशाफ्ट का, तो कैमशाफ्ट रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। परंतु यह पूछा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी में कौन बदलता है। तो यहाँ एक प्रश्न और हो गया कि कैमशाफ्ट रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड क्या करता है? जो हमारी प्रत्यगामी गति है इस गति को किस गति में बदलता है? रोटरी में। किसकी सहायता से? क्रैंकशाफ्ट की सहायता से। प्रश्न नंबर 64। क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रकार का हार्डनिंग किया जाता है? अब हमें ये लेसन आ गया कि क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रकार का हार्डनिंग किया जाता है, जो कि हमारे हीट ट्रीटमेंट से संबंधित होता है। तो इसमें हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इंडक्शन हार्डनिंग, तो पहला ही आंसर हमारा सही रहेगा। केस हार्डनिंग में हमें पता होता है कि जो बाहरी सतह होती है इसकी कुछ सतह का ही बाहर से हार्ड किया जाता है। फ्लेम हार्डनिंग, इस सतह को किसी फ्लेम के द्वारा बाहर से हार्ड कर दिया जाता है। सरफेस में ऐसा होता है
इंडक्शन हार्डनिंग में क्या किया जाता है, पूरे के ऊपर एक इस तरह की कोई लगा करके इसमें करंट का फ्लो किया जाता है, जिससे ये पूरी सतह क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया, इसको ध्यान से समझें। प्रश्न का आंसर रहेगा इंडक्शन हार्डनिंग। प्रश्न नंबर 65, रोलर बेयरिंग द्वारा कौन सा भार लिया गया है? रोलर बेयरिंग द्वारा कौन सा भार लिया गया है? तो यहाँ रोलर बेयरिंग का एक डायग्राम बना ले अपने। ये हमारे पास इस तरह से नहीं बने, अपने इसको बनाए अपने तरीके से, जैसा आपने देखते हैं कट सेक्शन में। ये आ गया इसका बोल, और ये आ गया इसका इनर केस, ये आ गया आउटर। इस पे भाग कौन सा लग रहा है? एक तो रेडियल, एक तो ये लग रहा है, एक जब यहाँ से कोई शाफ्ट निकलेगी, यहाँ से कोई शाफ्ट निकलेगी तो इस पर एक लोड यहाँ भी काम कर रहा है, इसलिए इसका आंसर रहेगा रेडियल और एक्सियल दोनों। प्रश्न नंबर 66 पे चलते हैं। टेपर रोलर बेयरिंग द्वारा लिया गया भार कौन सा होगा? टेपर रोलर बेयरिंग द्वारा यही आंसर आ जाएगा हमारे पास, रेडियल और एक्सियल, क्योंकि बेयरिंग तो वही होता है, बनावट वही की वही आएगी, परंतु इनर और आउटर केस में बेयरिंग की सरफेस बदल जाएगी इस तरह से कि हमें पता है एक तो बॉल बेयरिंग होता है, एक रोलर बेयरिंग होता है, एक टेपर रोलर होता है और एक नीडल बेयरिंग होता है। तो इन सभी में लगभग हमारी यही स्थिति रहेगी, तो इसका आंसर हमारे सामने है, सही है। प्रश्न नंबर 67 पे चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाहरी वाहनों के अंतर और पहिए में फिट होने वाले बेयरिंग कौन सा है? मतलब कि विच द बेयरिंग यूज्ड द डिफरेंशियल एंड व्हील इज हैवी व्हीकल। डिफरेंशियल किसे कहते हैं? जो हमारे गाड़ी का यहाँ से पावर जाती है इंजन को, इंजन से गियर को, गियर से एक प्रोपेलर शाफ्ट, यहाँ जाके एक हिस्सा लगता है जिससे एक्सल को पावर, फिर व्हील को पावर जाती है। जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इस भाग को अपने बोलते हैं डिफरेंशियल। तो ये कह रहा है डिफरेंशियल में किस प्रकार के बेयरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं? तो 67 का हमारा आंसर रहेगा टेपर रोलर बेयरिंग, क्योंकि हेवी लोड के लिए चलते हैं, तो हमें नीडल हाई स्पीड के लिए, रोलर कम लोड के लिए, मध्यम लोड के लिए, बॉल बेयरिंग कम लोड के लिए, इसलिए टेपर रोलर बेयरिंग का हेवी लोड के लिए किया जाता है। या इसका आंसर सही क्या रहेगा 67 का? टेपर रोलर बेयरिंग। 68, फ्लाई व्हील में और वाटर पंप में कौन सा बेयरिंग प्रयोग किया जाता है? फ्लाई व्हील और वाटर पंप में कौन सा बेयरिंग प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ स्पीड कैसी रहती है? ज़्यादा रहती है, तो इसलिए रोलर बेयरिंग। प्रश्न नंबर 69, गियर बॉक्स में कौन सा बेयरिंग इस्तेमाल किया जाता है? गियर बॉक्स में कौन सा बेयरिंग इस्तेमाल करेंगे? बॉल बेयरिंग। आपने देखा होगा गियर बॉक्स में लगभग इस तरह से बेयरिंग बने होते हैं। आगे चलते हैं 70 नंबर पर। बुश बेयरिंग को कहाँ लगाना ज़्यादा असरकारक होता है? बुश बेयरिंग हम कहाँ लगाते हैं साथियों? आपको पता होगा बुश बेयरिंग सामान्यतः कहाँ लगाए जाते हैं? कनेक्टिंग रोड में। कनेक्टिंग रोड का एक तो छोटे वाला सिरा, वहाँ सीधा ये बुश लगा दिया जाता है, और जो बड़े वाला सिरा होता है उसको अपने कहते हैं टुकड़ियाँ, इस तरह के विभाजित दो भागों में विभाजित होता है, उसे इस तरह के बेयरिंग जिसे बुश बेयरिंग अपने कहते हैं लगा लिया जाता है। बाकी अपने गियर बॉक्स में पड़ा अभी बॉल बेयरिंग, डिफरेंशियल में पड़ा टेपर रोलर बेयरिंग, इसमें पड़ा बॉल बेयरिंग, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कनेक्टिंग रोड। प्रश्न नंबर 71, पिस्टन में डबल नोक का क्या कारण है? व्हाट इज़ द केस ऑफ द डबल नोक इन द पिस्टन? पिस्टन में दो बार जो नोक होती है या नोकिंग या आवाज़ होती है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका संभावित कारण होता है पिस्टन नोज एंड बॉस वर्म आउट, मतलब कि पिस्टन पिन और बॉस दोनों वर्म आउट या गर्म हो चुके हैं। इसका आंसर सही रहेगा सी नंबर। प्रश्न 72, कनेक्टिंग रोड के बड़े अंत में किस प्रकार का असर लगा होता है? यहाँ हिंदी नहीं समझ आ रही, इंग्लिश को पढ़ें। व्हाट टाइप ऑफ बेयरिंग, किस प्रकार का बेयरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रोड बिग एंड, मतलब कि कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे में किस प्रकार का बेयरिंग फिट होता है? कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे में कैसा होता है? अभी हम बता के गए हैं
तो शेल बेरिंग, जिसे अपने टुकड़ी वाला बेरिंग कहते हैं, इस प्रकार का जो मैंने आपको बताया था टुकड़ी वाला बेरिंग, जिसे अपने बोल देते हैं सेल बेरिंग भी बोल देते हैं। सेल असर लिख दिया, तो इस तरह से आपने गलती नहीं करनी, इंग्लिश वाला आपने ध्यान में ज़्यादा देना है। प्रश्न नंबर 73 का थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, काफ़ी लंबा है प्रश्न। यहाँ से आप देखोगे इसका क्या आएगा कि पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ फिट की जाती है। तो ये हमारे पास एक पिस्टन है, यहाँ ये रिंग सेक्शन आ गया, फिर ये नीचे वाला आ गया स्कर्ट, यहाँ आ गया। अब यहाँ अपने रिंग लगाते हैं इस तरह से। तो उसने पूछा है कि वेयर इज़ द कंप्रेशन रिंग इन द फिटेड द पिस्टन। पिस्टन में कंप्रेशन रिंग कहाँ लगाते हैं? पिस्टन में तेल की रिंग के ऊपर कि अबव द ऑयल रिंग इन द पिस्टन, मतलब कि ऑयल रिंग से ऊपर पिस्टन में, पिस्टन स्कर्ट के नीचे, स्कर्ट के नीचे कौन सा लगाते हैं अपने? ऑयल रिंग। कौन सा? ऑयल रिंग। पिस्टन पिन एंड ऑयल पिन, मतलब कि ऑयल रिंग और पिस्टन पिन के बीच नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। पिस्टन पिन और स्कर्ट के नीचे के बीच रोड को जोड़ना, ये तो बॉश हो गया, या कनेक्टिव ये गजन पिन काम करेगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अबव द ऑयल रिंग इन पिस्टन, मतलब कि ऑयल रिंग से ऊपर जो होता है वो हमारा, ये ऊपर वाले हमें पता होता है 2 रिंग होते हैं जो कंप्रेशर रिंग होते हैं, नीचे वाला ऑयल रिंग होता है और नीचे वाला भी ऑयल रिंग होता है। प्रश्न नंबर 74, फ्लाई व्हील को हटाने की विधि में पहला कदम क्या है? मतलब कि फ्लाई व्हील को हटाने के लिए हम सबसे पहले किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? अनलॉक द लॉक प्लेट एंड वायर, लॉक प्लेट तथा तार को अनलॉक करेंगे। इसका सही आंसर पहला ही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 75, वेयर द फ्लाई व्हील इज द फिटेड इन द इंजन। इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ फिट किया जाता है? इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ फिट किया जाता है? तो हमें पता होता है फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट पर ही फिट किया जाता है। कैम शाफ्ट पे नहीं करते, रोकर आर्म पे नहीं करते, प्राइमरी शाफ्ट पे क्या होता है? ये तो गियर बॉक्स का होता है। तो सही आंसर आ गया हमारा बी वाला। तो ध्यान से पढ़ते रहना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक और कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 76 का हमारे पास प्रश्न आ रहा है कि कौन सा वाल्व केवल एक दिशा प्रवाह की अनुमति देता है? कि कौन सा वाल्व है जो एक दिशा के लिए अनुमति हमें देता है? तो इसका सही आंसर हमारे रहेगा रीड वाल्व। कौन सा साथियों? रीड वाल्व। आगे चलते हैं प्रश्न 77 पर। 77 का प्रश्न नंबर है कि टीडीसी से पहले वाल्व खुलने के संदर्भित शब्द का क्या उपयोग किया जाता है? ये मैंने थ्योरी में आपको अच्छे से करवाया है कि टीडीसी से पहले, टीडीसी के बाद, एक तो टीडीसी से पहले एक था बाद। हमें पता है पहले खुलना क्या कहलाता है? लीड करना, और बाद में खुलना लेग कहलाता है। और ओवरलैप क्या होता है? जब दोनों वाल्व एक साथ ओपन रहते हैं, मतलब कि एक साथ दोनों ओपन रहते हैं तो ओवरलैप हो वाल्व। रिटायर्ड, ये होती है सेटिंग, मतलब कि वाल्व को समय से पहले खोलना, मतलब कि कितना डिग्री हमने पहले किया, कितना डिग्री बाद में किया, ये रिटायर्ड सेटिंग होती है। तो सही आंसर हमारे पास आ गया ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 78, बीडीसी के बाद बल्ब बंद होने पर संदर्भित शब्द का उपयोग क्या किया जाता है? अभी हम चर्चा करके गए हैं कि टीडीसी से पहले खुलना क्या कहलाता है? लीड, और बाद में करेंगे तो क्या होगा? जो बाद में होता है काम उसे क्या कहते हैं? लेग। इसका आंसर सही आ गया लेग, आंसर नंबर सी। प्रश्न नंबर 79, जब दोनों वाल्व खुली स्थिति का उल्लेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या शब्द होगा? अभी बता के गया ओवरलैप ऑफ वाल्व, दोनों वाल्व एक साथ खुले हो तो ओवरलैप ऑफ वाल्व। प्रश्न नंबर 80, देखें, रोटरी को प्रत्यावर्ती गति में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज़ यूज टू कन्वर्ट रोटरी इनटू रेसिप्रोकेटिंग। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के गया, आपको याद हो तो प्रश्न आया था उस टाइम कि रोटरी मोशन को, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कौन बदलता है? तो अब प्रश्न आ गया रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में कौन बदलता है? तो इसका आंसर सीधा सीधा आप बता सकते हो कि केम शाफ्ट है जो इस मोशन को बदलता है। तो आपको हर प्रश्न ध्यान से समझना है।
प्रश्न नंबर 81 का देखें, केम शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है? कि केम शाफ्ट किसके द्वारा ड्राइव होता है? तो हमें पता है केम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ड्राइव होता है, न कि फ्लाई व्हील के द्वारा, न सेल्फ स्टार्टर के, न गियरबॉक्स के। तो हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का देखें, प्रश्न है कि क्रैंक शाफ्ट को गति अनुपात केम शाफ्ट क्या है? समझ में नहीं आया। व्हाट इज़ द स्पीड रेशो केम शाफ्ट टू क्रैंक शाफ्ट? इन दोनों का क्या होता है? कि केम शाफ्ट होता है वो क्रैंक शाफ्ट से कितनी गति पर घूमता, सीधी सी बात ये पूछ रहा है। तो हमें पता है क्रैंक शाफ्ट का गियर ये होता है और केम शाफ्ट का गियर ये होता है। इसके दांते 50 मान लें, इसके कितने हो गए 100। तो ये जब 2 चक्कर लगाएगा तो ये कितना लगाएगा 1, तो गति क्या होगी 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा आधा, तो हाफ गति होती है। आगे प्रश्न नंबर 83, वाल्व को हटाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? वाल्व को हटाते तो कौन सा उपकरण हमें चाहिए? आपने देखा होगा वाल्व को हटाने के लिए वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर हमें आवश्यकता हो, जो सी टाइप में इस तरह से कुछ बना होता है, यहाँ एक इस तरह से कुछ बनाया जाता है, इसे अपने क्या कहते हैं वाल्व लिफ्टर। प्रश्न नंबर 84 प्रश्न कह रहा है कि एक बोर का ओवेलिटी क्या है? एक बोर की ओवेलिटी क्या है? इसका उत्तर आएगा डिफरेंस द डाया थ्रस्ट ऑन द नॉन थ्रस्ट साइड ऑफ द सिलेंडर। ओवेलिटी कैसे याद करते हैं? ये हमारा सिलेंडर है, ये आ गया हमारा सिलेंडर। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 प्रकार की शाफ्ट आती है, एक आती है ओवल जो इसने पूछा ओवेलिटी, एक आती है टेपर आती है यहाँ से इस तरह से, पिस्टन की ज़्यादा गर्मी के कारण। ओवेलिटी आती है क्रैंक शाफ्ट की आड़ी तिरछी चाल के कारण। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ का डाया और यहाँ का डाया मिलाकर जब मिलाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 85, जब गियर्स के साथ निशान को संयोग करना आवश्यक हो तो व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड टू कंसाइड द मार्क विद द टाइमिंग गियर? तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों? इसका आएगा केम शाफ्ट की असेंबलिंग के दौरान। ये मार्क को कब मिलाया जाता है? जब हम केम शाफ्ट किसके साथ मिलाते हैं? क्रैंक शाफ्ट के साथ, क्रैंक के साथ मिलाते हैं। इसका आंसर आ जाएगा सी। प्रश्न नंबर 86, सिलेंडर बोर की गहराई मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो सिलेंडर बोर के लिए हम क्या करेंगे? वैक्यूम गेज, वैक्यूम के लिए संपीड़न के लिए डेप्थ, गहराई के लिए तो डायल गेज आ जाएगा। डायल गेज हमें पता होता है किस तरह से, इस तरह से एक नीडल बनी होती है, यहाँ एक डायल लगा होता है, यहाँ एक प्लंजर लगा होता है, यहाँ नीडल होती है। तो ये किसी बोर की अंदरूनी माप ले सकता है। प्रश्न नंबर 87, टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य है? टाइमिंग चेन क्यों लगाया जाता है? तो टाइमिंग चेन क्यों लगाते हैं? क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट को गियर को जोड़ने के लिए। क्या आपने किस तरह से सेटिंग करते हैं? या तो क्रैंक और केम को डायरेक्ट गियर से मेश कर देते हैं, या क्रैंक और केम को बाई बेल्ट लगा देते हैं, या बाई चेन। क्या? बाई चेन। तो इनकी टाइमिंग किससे सेट की जाती है? गियर से गियर मेश करके, गियर से गियर का सेटिंग करके बेल्ट लगा दिया जाता है, या बाई चेन के द्वारा। प्रश्न नंबर 88, फ्लाई व्हील पर टाइमिंग मार्क का क्या उद्देश्य है? फ्लाई व्हील पर टाइमिंग मार्क क्यों दिया जाता है? तो यह सीधा उत्तर यही मिल जाएगा अपने टाइमिंग सेट करने के लिए। प्रश्न नंबर 89, ये आज के लिए इतने ही मेरे ख्याल से बढ़िया रहेंगे। आगे नया प्रश्न आ जाएगा शीतलन प्रणाली के, तो शीतलन प्रणाली के अपने अलग से कर लेंगे। तो धन्यवाद साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका अच्छे नंबर से पास हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।